सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध। देखेंगे आखिर ये हिजबुल्लाह क्या है, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, किस देश के द्वारा लगाया गया है और इसके कारण क्या है। तो साथ ही साथ देखेंगे मध्य पूर्व में इसके वजह से किस प्रकार के तनाव उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके सभी आयामों पर हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर होगी उसमें हम बात करेंगे ओपन बजट सर्वे। देखेंगे आखिर यह ओपन बजट सर्वे क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ। आइए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि जो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं, इससे बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू आज रात को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें सप्ताह भर के जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में जो टॉपिक कवर किए हैं उससे बनाए जाएंगे। आप उसको देखकर अपनी तैयारी, अपने समझने का तरीका और साथ ही साथ ह्यूमन एरर जैसे कुछ मिस्टेकों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बहुत जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। आई होप आप उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आइए हम बात करते हैं हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध। अब देखिए, हिजबुल्लाह को समझने से पहले आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन में देखिए पश्चिम के साइड में लिखा दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और वहीं पर एक देश लिखा दिखाई दे रहा है लेबनान, जो हल्का सा ग्रीन कलर में देखिए लेबनान लिखा दिखाई दे रहा है। यह एक देश है। इसको और थोड़ा सा पास में से देखिए तो देखिए एक आपको मध्य पूर्व का एक और मैप दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखिए ऐसा ही लिखा दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी लिखा दिखाई दे रहा है। और देखिए हल्का सा जो है कि डार्क कलर में लेबनान लिखा दिखाई दे रहा है। और इसी के पास देखिए लेबनान से लगा हुआ बाउंड्री दिखाई दे रहा है सीरिया का। और उसके बाद दक्षिण में देखिए येलो कलर का एक रंग लिखा दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा हुआ इजराइल। तो आप ये देख पा रहे हैं इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी में इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। एक बार और फिर से एक मैप देखिए, दूसरे आयाम से देखिए। अब देखिए फिर से वही मैप है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इसमें देखिए फिर से लेबनान को आप ढूंढने का प्रयास करिए तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीरिया, और उसके बाद येलो कलर में लिखा दिखाई दे रहा है जॉर्डन। येलो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है तुर्की, उसको नहीं, नीचे देखिए जॉर्डन लिखा दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर की हल्की सी पट्टी बनी हुई इजराइल लिखा दिखाई दे रहा है, और यहीं पर देखिए लेबनान लिखा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़िए तो एकदम जो है कि देखिए यहाँ पर एक आपको और कलर दिखाई दे रहा है और वो है ईरान। अब इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे पास करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक ईरान है, इराक है, सीरिया है, और इधर देखिए सऊदी अरबिया है, इधर इजिप्ट मिस्र है, और इधर जॉर्डन है, इजराइल है, और इसके उत्तर में तुर्की है। अब आप इसकी लोकेशन देख लिए हैं तो मैं आपको इसके पॉइंट से परिचित करवाता हूँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही बहुत से विवादों का कारण है। और इसमें जो मुख्य आपको लोकेशन देखना है वह देखना, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, वह देखना है आपको। देखिए लेबनान है और इजराइल है और सीरिया है, और उसके बाद एक और देश को याद रखिएगा, ये रहा आपका ईरान। तो ईरान, लेबनान और जो है कि सीरिया और फिर इजराइल, ये चार देश हैं जो बार बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अब देखिए लेबनान, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया, लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, ध्यान दीजिए ये देखिए भूमध्य सागर आपको लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसके पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी तट पर जो है कि क्या है, एक स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है बेरूत है, और इसके उत्तर पूर्व में जैसा कि मैंने आपको दिखाया सीरिया है, और दक्षिण में इजराइल लिखा दिखाई दिया था आपको। और यह इसका जो है कि लोकेशन, इस देश को जो है कि जैसे हम आज़ाद हुए ठीक इसी तरह से इसको भी 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वाभाविक है उस देश के लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सत्ता बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सत्ता जो बनाए जाने का जो प्रयास हुआ उसमें एक बहुत बड़ा पेंच आया, धार्मिक कारण। ये जो सभी कारण मैं बता रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जब देखिए वीडियो खत्म होगा तो आप समझ पाएंगे एक्चुअल में हिजबुल्लाह है क्या। अदरवाइज मैं आपको तुरंत बता देता हिजबुल्लाह पे यह संगठन है, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया, तो बहुत जो है कि सतही जानकारी होती। इसको थोड़ा सा समझिए। कुल मिलाकर 1943 में है हम, और वहाँ पर इस देश को आज़ादी प्राप्त हुई है। और जब सरकार बनाने की बात आई तो यहाँ पर क्या है, धार्मिक विविधता, जैसी विविधता
विविधता हमारे यहाँ थी, लेकिन हमने क्या कि स्वतंत्रता संग्राम जो हमने एक फेस किया, हमने जो है कि अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उसमें क्या हुआ था, पूरा देश एकजुट हो गया था। हालांकि आप उसमें भी कुछ आर्गूमेंट दे सकते हैं कि इस वर्ग इस समुदाय की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बावजूद इसके हमने क्या किया, पूरे देश को भारत माता के रूप में लिया। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की भावना नहीं थी। अब क्या हुआ, जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जो धार्मिक विविधता है, वो धार्मिक विविधता इसके विवाद का एक कारण बन गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 60% आबादी जो है कि मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन ये जो मुस्लिम समुदाय में जो आबादी है वो भी ये जो है कि शिया और सुन्नी में बटी हुई, अर्थात लगभग 60% का आधा 50% जो है कि शिया समुदाय की है और आधा ही लगभग जो है कि सुन्नी समुदाय का। बाकी यहाँ पे 38% आबादी जो है कि ईसाई समुदाय की है और इस तरह से 2% आबादी अन्य लोगों की है जो बाहर से प्रवास करके यहाँ पर आए। अर्थात हम यहाँ पर कुल आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर मेजोरिटी में देखें तो मुस्लिम समुदाय है, लेकिन ये भी क्या हुआ है, शिया और सुन्नी में बटा हुआ है, और एक जो बड़ी मेजोरिटी है वो किसकी दिखाई देगी आपको, ईसाई समुदाय की। अब देखिए हुआ क्या कि जब इसको सरकार को चलाने की बात आई तो यहाँ शक्ति और पद का बंटवारा धार्मिक आधार पर किया गया। कैसे, यहाँ का जो राष्ट्रपति का जो पद है वह ईसाई समुदाय के लिए फिक्स कर दिया गया, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी समुदाय के लिए, और स्पीकर अर्थात जैसे हमने देखा लोकसभा हमारे अध्यक्ष होते हैं, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे इस समय वर्तमान में ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ठीक इसी तरह स्पीकर का जो पद जो है यहाँ शिया समुदाय के लिए फिक्स किया गया। एक तरह से कहा जाए तो एक मान्यता स्थापित हुई, इसको कहीं लिखा नहीं गया कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ एक जो है कि मान्यता हमने प्राप्त की कि हम इस तरह से करेंगे। अर्थात जब भी कोई राष्ट्रपति बनेगा ईसाई समुदाय का, प्रधानमंत्री बनेगा सुन्नी समुदाय का होगा, स्पीकर जो बनेगा वह शिया समुदाय का होगा। अब देखा हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक बगल में दक्षिण में एक देश है इजराइल, इजराइल से के पास में ही आपने इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद देखा था। तो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के कारण फिलिस्तीन से बहुत बड़ी संख्या में लोग लेबनान में जो है कि जाने लगे। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जहाँ पे आज इजराइल है वहाँ पर क्या था, फिलिस्तीन था। तो दरअसल जब इजराइल का निर्माण हुआ और निर्माण के कारण जब फिलिस्तीनों पर हमले होने लगे तो फिलिस्तीन समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या करें, लेबनान के अंदर आने लगे। अब जब लेबनान के अंदर आने लगे तो इससे क्या हुआ, फिलिस्तीन से आने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। अब मुस्लिम समुदाय में एक बात जो है कि खासकर जो हुआ थे सुन्नी समुदाय के लोग, अर्थात मुस्लिम जो फिलिस्तीन से आ रहे थे वो सुन्नी समुदाय के थे। अब इससे क्या हुआ, सुन्नी समुदाय की संख्या जो है कि बढ़ती चली गई और सत्ता पर नियंत्रण देखा जाए तो किसका था, वह ईसाइयों का बना हुआ था। इसकी वजह से जो शिया समुदाय के जो मुसलमान लोग थे उनके अंदर एक डर पनपने लगा और उनको लगा कि हो सकता है अभी चूंकि राष्ट्रपति का पद जो है कि ईसाई समुदाय के लिए फिक्स है, सुन्नी समुदाय जो है कि फिलिस्तीन से आए जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही, तो शिया यह डरने लगे कि उनका आने वाले समय में उनका जो है कि अस्तित्व हटा दिया जाएगा, उनके अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी या कई अन्य प्रकार के समानांतर विचारधारा उनके अंदर पैरने। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यह जो है कि यह देश जो है कि यहाँ पर गृह युद्ध में फंस गया और जब यह गृह युद्ध में फंसा तो यहाँ पर जो है कि 1975 में, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे 95 लिख दिया गया, मैं करेक्ट करवा के PDF आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ, 95 में यहाँ पर गृह युद्ध प्रारंभ हुआ और यह गृह युद्ध लगभग 15 साल चला। गृह युद्ध सिविल वॉर का मतलब क्या है कि आपस में ही लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। कौन से लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे सुन्नी, शिया और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि जब किसी देश में गृह युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है, तो बाहरी शक्तियां भी क्या करती हैं, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। जैसे हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो इंडिया में जो अंग्रेज व्यापार करने आए थे, जैसे उन्होंने देखा कि भारत के रजवाड़े यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ की शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट दिखाया और वह क्या हुआ, सत्ता पर काबिज हो गए। ठीक इसी तरह से जब यह लोग गृह युद्ध में संलिप्त थे उसी समय विदेशी शक्तियों ने जो है कि अपनी रुचि दिखाई और इसमें एक देश सामने आया जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसको मैंने आपके स्क्रीन पर पहले इसीलिए दिखा दिया, उसका नाम है ईरान।
ईरान ने क्या कहा, यहाँ के जो शिया समुदाय के लोग थे उनको उसने समर्थन प्राप्त किया, न फिर से समर्थन प्राप्त किया, आगे चल के मैं बताऊंगा, उनको एक मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट किया। वहीं जैसे शिया समुदाय को ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ, सुन्नी समुदाय को जो है कि सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त हुआ और उसके कुछ अन्य समर्थक देशों को। अर्थात देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब जो है कि इस जब समर्थन प्राप्त होने लगा, और जब समर्थन प्राप्त होगा तो क्या होगा, पैसा भी प्राप्त होगा, और बाकी अन्य जो भी समर्थक देश हैं अपने हिसाब से क्या करेंगे, वो चीज़ों को इंटरफियर करेंगे। अब देखिए ईरान ने क्या किया, जब यह गृह युद्ध चल रहा था तो शिया समुदाय को, ध्यान दीजिए, ईरान ने शिया समुदाय, चूंकि शिया समुदाय को सपोर्ट कौन कर रहा था, ईरान, तो ईरान ने शिया समुदाय को क्या किया, समर्थन देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए अब लगभग अपने 1500 रिवोल्यूशनरी गार्ड, ये रिवोल्यूशनरी गार्ड वह गार्ड है जो ईरान में बनाए गए थे वहां पर सत्ता परिवर्तन गए। कुल मिलाकर मान के चलिए कि वहां पर एक विंग है, एक जो कि संगठन है जिसमें मिलिट्री जैसे लोग हैं। तो इसको जो 1500 रिवोल्यूशनरी गार्ड को क्या किया गया, लेबनान के अंदर भेजा गया, और किसकी मदद करने के लिए, शिया समुदाय के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि ईरान, यह जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं ये किसके हैं, ईरान के हैं, और ईरान किसका समर्थन कर रहा है, शिया का। तो इनको क्या किया गया, लेबनान के अंदर भेजा गया, और इन्होंने क्या किया, शिया समुदाय को न सिर्फ लड़ने में समर्थवान बनाया बल्कि हथियार चलाने के लिए, और कैसे संगठन स्थापित किया जाता है, कैसे संगठन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे आप जो है कि अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को छीना जाता है जबकि वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा, इन सभी चीज़ों को ट्रेनिंग दी। और दरअसल इन्हीं जो रिवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं इन्हीं के द्वारा हिजबुल्लाह की स्थापना की गई, और हिजबुल्लाह की जो स्थापना की गई इसका अर्थ है अल्लाह की पार्टी। अल्लाह की पार्टी मतलब वह पार्टी जो अल्लाह के लिए लड़ती है, अर्थात जो है कि यह सबसे पवित्र पार्टी के रूप में इसकी स्थापना की गई। और संगठन कौन सा अस्तित्व में है, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह में कौन से समुदाय के लोग हैं, शिया समुदाय के लोग हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, यह जो है रिवोल्यूशनरी जो गार्ड ईरान के द्वारा भेजे गए थे उनके। स्वाभाविक है रिवोल्यूशनरी गार्ड जब लौट के चले आए उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी कमान संभाली। 1985 में इसने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, उसमें लेबनान, इसने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, वह क्या है, लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकालकर बाहर करना। और पश्चिमी ताकतों का मतलब ये ईसाई समुदाय के साथ भी सही से व्यवहार नहीं चाहते थे। इनको लगता था जो ईसाई समुदाय के लोग हैं बाहर से आए, या तो यहाँ चले जाए या फिर वो क्या कर लें, अपना धर्म परिवर्तन कर लें। ठीक इसी तरह से अब लेबनान में क्या हो गया था, इजराइल का जो है कि हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालना है। इजराइल किसका समर्थक माना जाता है, पश्चिमी ताकतों का। तो इनके पास कुल मिलाकर दो था कि सत्ता को अपने हाथ में रखना है, और जो भी विदेशी शक्तियां हैं, चाहे इजराइल हो या फिर ईसाई समुदाय के लोग हों, इनको क्या करना है, बाहर करना है। इस तरह ये संगठन जो है अपने आप को एक आर्मी संगठन के रूप में और एक राजनीतिक संगठन के रूप में कन्वर्ट करने लगा। ये दो काम करता था, राजनीतिक रूप से अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित करता था, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करता था, और राजनीतिक चुनाव के माध्यम से सत्ता पर काबिज होकर यह क्या करना चाहता था, जो सत्ता का प्रतीक है, जो भी पद हैं उन पर अपना नियंत्रण रखना चाहता। दूसरा इसने क्या किया, अपना आर्मी विंग भी बनाया। आर्मी विंग इसलिए कि अगर लेबनान की सरकार मान ले ईसाइयों के हाथ में आ जाए, और ईसाइयों की लेबनान सरकार सत्ता, अगर वहां की सेना जो है कि इस समुदाय अर्थात शिया समुदाय को नुकसान पहुंचाए, तो इनका जो हिजबुल्लाह जो आर्मी संगठन है वह उससे टक्कर लेके सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ही समय बाद यह हिजबुल्लाह लेबनान की खुद की जो मिलिट्री थी उससे ज़्यादा मजबूत हो गया। कुल मिलाकर 1992 के चुनाव में इसने 8 संसदीय सीटें जीती, और ठीक इसी तरह से अपना जो आर्मी संगठन था उसको भी बहुत मजबूत किया। इतना मजबूत किया कि बहुत से लोगों का मानना है कि मध्य पूर्व के जितने भी संगठन है, आर्मी संगठन है, वो जो कि सरकार के नहीं है, सरकार से अलावा जितने में मिलिशिया ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप का मतलब जो मिलिट्री के संगठन है, उसमें सबसे मजबूत है। आप तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया,
अपना संगठन मजबूत किया। और संगठन का आलम यह है कि इनके पास रॉकेट हैं, इनके पास मिसाइल हैं। इन रॉकेट और मिसाइलों को सिर्फ इन्होंने रखा नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, यह जो है कि इजराइल पे इसका यूज करते हैं और इजराइल से बाहर दूसरे देशों को भी यह रॉकेट और मिसाइल बेचते हैं। इतना बड़ा ये संगठन मध्य पूर्व में माना जाता है आईएसआईएस के बाद ये दूसरा सबसे खतरनाक संगठन है। यह जो है कि किसी प्रकार की बमबारी करने में सक्षम है, किसी भी प्रकार के लोगों की हत्या करने में सक्षम है, अर्थात जो सबसे जो है कि घातक संगठन माने जाते हैं उसमें इसको शामिल किया जाता है। यह जो है आए दिन जो है कि आपको पता चलेगा कुछ ही माह पे हर माह 3-4 माह के बाद ये इजराइल पर हमला करता है और अनेक प्रकार की हिंसक गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका जो प्रभाव जब बढ़ने लगा तो मई 2000 तक आते आते साउथ लिबरेशन आर्मी कमजोर पड़ने लगी। और ये जो साउथ लिबरेशन आर्मी दरअसल लेबनान की वह आर्मी थी जिसमें लेबनान सरकार का समर्थन था और साथ ही साथ इसमें ईसाई समुदाय का प्रभुत्व था। तो अब देखिए इन्होंने क्या लक्ष्य रखा था कि जो भी बाहरी शक्तियां उनको क्या करना, बाहर करना। तो एक तरह से क्या कर रहा था, इजराइल पर हमला कर रहा है और साथ ही साथ वहां की जो आर्मी है साउथ लिबरेशन आर्मी SLA, इसको इसने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। देखते ही देखते इजराइल भी जो है कि बैकफुट पर आने लगा। सोचिए इजराइल जैसा देश जो है कि इस संगठन की वजह से बैकफुट पे आने लगा और साथ ही साथ वहां की सत्ता पर नियंत्रण किसका बढ़ता चला गया, हिजबुल्लाह का। 1997 का समय आता है और अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। किसको आतंकी संगठन घोषित किया, हिजबुल्लाह को। कारण क्या था, हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना। साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ इसकी जो आक्रामक नीतियां थी, जो हिंसक नीतियां थी, उसके कारण इसको यह आतंकवादी के रूप में, संगठन के रूप में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। वर्ष 2013 में यूरोपीय संघ ने भी हिजबुल्लाह के सैन्य संगठन को, सैन्य अंग को आतंकी संगठन घोषित किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर हिजबुल्लाह का, मैंने कहा कि दो तरह का कार्य करती थी, राजनीतिक रूप से और आर्मी के रूप में। तो यहाँ पे जो आर्मी वाला जो भाग था उसको यूरोपीय संघ ने क्या कर दिया, आतंकी संगठन घोषित किया, लेकिन राजनीतिक संगठन। लेकिन दोनों में इतना घालमेल है। घालमेल क्या है, एक तरह से वही लोग चलाते हैं, इसलिए दोनों को बहुत तरह से फिल्टर किया जाना और उसको अलग अलग करके देखना अलग है। दरअसल है क्या, मान लीजिए जो राजनीतिक में जो लोग हैं हिजबुल्लाह के, वही लोग क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वही लोग फंडिंग करते हैं, वही लोग जरूरत होने पर आर्मी को आदेश देते हैं कि किसके ऊपर अटैक करना थी। तो फिर अलग कैसे हुए। खैर वर्ष 2016 में सऊदी अरब भी इसी सूची में शामिल हो गया, जिसने हिजबुल्लाह को क्या किया, आतंकी संगठन घोषित किया। और आप ध्यान दीजिए सऊदी अरब ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि सऊदी अरब किसका समर्थन कर रहा था, गृह युद्ध के समय सुन्नी समुदाय का। कुल मिलाकर इसको जो है कि आतंकी संगठन घोषित किया जाने लगा। और अभी जो सूचना आई है कि कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी हिजबुल्लाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब तक जो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 में यूरोपीय संघ ने इसके सैन्य भाग पर केवल जो है कि आतंकी संगठन का ठप्पा लगाया था, लेकिन जर्मनी ने कहा कि नहीं, हम इस दोनों को अलग अलग करके हम नहीं देखेंगे। इनकी जो है कि सभी जो गतिविधियां हैं, सभी गतिविधियों को हम क्या करते हैं, आतंकी संगठन घोषित करते हैं। अर्थात जर्मनी में जो लोग राजनीतिक हिजबुल्लाह के भाग थे, अर्थात हिजबुल्लाह के राजनीतिक विंग से रिलेटेड लोग थे, उनको भी आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया। इस घोषणा के बाद क्या होना था कि स्वाभाविक है, जब उसका जो पॉलिटिकल विंग है उसको भी जो है कि आतंकी संगठन घोषित किया जाएगा तो उनकी धरपकड़ होगी। और जर्मनी में कई जगह छापेमारी की गई और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। लगभग यहाँ पर 1000 लोगों के होने का अनुमान है। जर्मनी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसका मानना यह था, यह लोग जो है कि नए सदस्य बनाते हैं, जर्मनी में अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित करके लोगों को जोड़ते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होते हैं और उससे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, यह क्या करते हैं, अपने हिजबुल्लाह के आर्मी भाग को या जो मिलिट्री विंग को मजबूत करते हैं। तो ठीक इसी तरह यह हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, यह इजराइल को चूंकि स्वीकार ही नहीं करते हैं, इसके कारण इजराइल पर हमले की साजिश यहां बनाते हैं। तो जर्मनी ने कहा कि हमारी जमीन, हमारी धरती का उपयोग किसी भी जो है कि संगठन के द्वारा किसी देश के खिलाफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। सो भाई जब प्रतिबंध लगाएगा तो अमेरिका जो है कि पहले इसी को आतंकी संगठन घोषित कर चुका, खुश होगा। इजराइल की वजह से किया गया, इजराइल भी खुश होगा। सऊदी अरब ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया, वो भी खुश होगा। लेकिन ईरान ने इसकी धमकी दी। ईरान ने कहा है
कि ईरान ने यह कहा है कि जर्मनी को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा, और इसलिए कहा गया है, इसने कहा है क्योंकि इस पूरे संगठन को बनाने का जो पूरा फॉर्मेशन था वो किसका था, उद्यान किसका था, ईरान का। ईरान के ही रिवोल्यूशनरी जो गार्ड गए थे उन्होंने तो क्या किया था, इसको खड़ा किया था। अब वर्तमान समय में देखिए, थोड़ा सा इसकी जियोपॉलिटिक्स समझिए। अभी ईरान ने क्या किया था, अपने मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम था नूर को लॉन्च किया। नूर को जैसे ही लॉन्च किया तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बहुत से अन्य देशों ने कहा कि जो है कि इस तरह से ईरान क्या कर रहा है, जो पहले उसने अपने जो वायदे किए हैं कि वो मिलिट्री सैटेलाइट वगैरह नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर जो है कि वेपन का यूज नहीं करेगा, तो कहा यह जा रहा है कि उसने अभी जो मिलिट्री सैटेलाइट बनाया है इसी से मिसाइल बना लेगा। तो देखिए, ईरान के सामने चुनौती क्या है कि पूरे मध्य पूर्व में कैसे सऊदी अरब से लड़ना है, कैसे जो है कि आखिर जो है कि अमेरिका से लड़ना है। अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा कि ईरान के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया गया था। तो ठीक इसी तरह से मध्य पूर्व में इजराइल का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए ईरान को अपने के साथ साथ किसी दूसरे देश की ज़रूरत थी। तो ठीक इसी तरह से सीरिया में और अन्य जगहों पे जो पश्चिमी शक्तियाँ, खासकर अमेरिका का जो जैसे इंटरफेयर होता है, उसको काउंटर करने में किसका, ईरान क्या करता है, ऐसे ही हिजबुल्लाह के संगठनों का, हिजबुल्लाह के जो विंग है इसका सहायता लेता है। यह जो है कि जो है कि जो आपने सुना होगा इस तरह की लड़ाइयाँ जो गोरिल्ला वार के रूप में लड़ी जाती है, उसमें काफ़ी स्केल है। यह जो संगठन है यह न सिर्फ हमला करता है बल्कि पूरी जो है कि इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। अर्थात ईरान जब चाहे इस संगठन को यूज करके अपने पक्ष में चीज़ों को बदलने की क्षमता रखता है। जैसा कि मैंने बताया, आईएसआईएस के बाद इसका जो कद है वो सबसे खूंखार माना जाता है। इस तरह से ईरान को अब लग रहा है कि जब इसकी क्या होगी, इसको पूरी तरह से आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, तो अब जो हम मदद करेंगे उसको लेकर क्या करेंगे, देश हम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब हिजबुल्लाह पर सभी आतंकी संगठन का जो है कि ठप्पा लगाते चले जाएंगे तो कोई भी देश उसको फंडिंग नहीं करेगा। लेबनान जहां इसको खड़ा किया गया था वहां की सरकार भी इसके अगेंस्ट में हो जाएगी और आने वाले समय में हिजबुल्लाह का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्वाभाविक न सिर्फ हिजबुल्लाह इस चीज को अपनी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है बल्कि ईरान भी इसको प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान ने जर्मनी से कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, आपने पश्चिमी शक्तियों के दबाव में किया है। वहीं जो है कि सऊदी अरब और अन्य जो देश हैं जो कि अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने क्या कहा, इसको सही बताया। कुल मिलाकर मद हिजबुल्लाह न सिर्फ एक ऐसा संगठन है जिसने कई प्रतिबंधों के बावजूद अपने आप को खड़ा किया है, कई प्रकार की हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जो किसी भी तरह से सही और जायज नहीं ठहराए, बावजूद इसके इस प्रकार के प्रतिबंध कितने कारगर होंगे आने वाले समय में देखना हुआ। इसके पीछे कारण एक और शक्ति है और वो है सीरिया। सीरिया में अल असद की जो सरकार है उसको गिरने से बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान हिजबुल्लाह ने दिया। अर्थात आने वाले समय में यह जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है यह क्या करेगा, हिजबुल्लाह के समर्थक और गैर समर्थक देशों के बीच में एक खाई को पाटने का, एक खाई को बढ़ाएगा। और यह खाई कहां पर जाकर रुकेगी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने किसी भी तरह से अधिकारों में कटौती के लिए तैयार नहीं हो। तो कुल मिलाकर अभी जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया जर्मनी के द्वारा, इसके संदर्भ में पूरा टॉपिक था। आई होप आप जो है कि समझ पाए होंगे आखिर हिजबुल्लाह है क्या। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसका नाम है ओपन बजट सर्वे। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की स्थापना जो है कि 1997 में की गई थी और इसी के द्वारा क्या होता है, ओपन बजट सर्वे किया जाता है। इस इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप जो ये संस्था है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, इसके मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी अर्थात कहाँ पे, यूएसए में। अब देखिए इसका जैसा नाम है ओपन बजट सर्वे, ओपन का मतलब खुला हुआ, बजट का मतलब वही आय व्यय का ब्यौरा, किसके आय व्यय का ब्यौरा, सरकार के। सर्वे का मतलब है कि सभी देशों में हम देखें कि जहां बजट प्रस्तुत किया जाता है वह बजट, ओपन का मतलब कितने लोगों के निगाह में है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बजट प्रस्तुत होता है लेकिन उसमें किसकी भागीदारी होती है, कौन उसको बनाता है, कैसे बनाया जाता है, कितना पारदर्शी है, लोगों की भागीदारी उसमें कितनी है, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कितना करता है, इन सभी चीज़ों का सर्वे जो करता है वो उसको बोलते हैं ओपन बजट सर्वे। और जो किसके द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग इसकी एक सर्वे आता है
अब देखिए इसके मिनट से मैं आपको परिचित करूं। किसी भी देश का बजट उस देश के लोगों को ना सिर्फ क्या करते हैं अपने सरकार के कामकाज के विषय काज के विषय में सूचित करता है, बल्कि ये भी बताता है कि सरकार किस वर्ग, किस समुदाय, किस क्षेत्र, किस लिंग के लिए क्या क्या कर रही है। तभी तो आप कहते हैं कि बजट, आप जब भी देखते हैं कि बजट का समय आता है कि सभी लोग क्या होते हैं, टीवी खोल के बैठ जाते हैं कि हमारे लिए क्या घोषणा हुई, हमारे लिए, व्यापारियों के लिए, कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या क्या घोषणाएं, ये सभी चीज़ें होती। बजट वह अच्छा माना जाता है जो सभी की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो, और अपेक्षाओं की पूर्ति तभी कर पाएगा जब सबकी क्या हो, उसमें भागीदारी हो। तो कुल मिलाकर यह जो संस्था है यही चेक करता है कि आखिर किसी भी देश की जो बजट प्रक्रिया है वो कितनी अच्छी है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि दरअसल इसी विषय पर प्रत्येक 2 साल पर यह अपनी वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करता है। वस्तु स्थिति का मतलब है कि अपना दिखाता है, ऑब्जेक्टिव नजरिया अपनाते हुए दिखाता है कि आखिर जो बजट जहां पर प्रस्तुत किया गया, जो सार्वजनिक किए गए, आखिर वो किस रूप में सार्वजनिक किया गया। क्या कुछ ही लोगों को दिया गया, क्या किसी एक ही लैंग्वेज में दिया गया, उसमें जो जानकारियां दी गई हैं वो कितनी क्लियर हैं। कई बार आपने बजट को देखा होगा और बजट को छोड़ दिया, मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको बताता हूं, या बजट ही आप ले लीजिए। आप खुद जब पढ़ते हैं, 2 बुक जब आपके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपके पास आती है, आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्रीम ब्रेन माने जाते हैं, आप इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, लेकिन तब भी आपको क्या लगता है कोई बजट समझा दे। तो आप इसी चीज़ को इसमें चेक किया जाता है कि जो जानकारियां दी गई हैं वह कितनी संक्षिप्त हैं, कितनी व्यापक हैं, किस प्रकार के लैंग्वेज में लोगों को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। बजट जब बनाया गया तो उसमें लोगों की भागीदारी कितनी थी और कितना पारदर्शी तरीके से बजट बनाया जाता है। जैसे कि बजट बनाने की प्रक्रिया आपको पता है, भारत में वित्त विभाग की एक जो है कि वित्त मंत्रालय के एक विभाग के अंतर्गत किया जाता है। उसमें कौन कैसे भागीदार करता है हमको आपको बहुत जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर हाल ही में जो ये सर्वे जारी किया गया है, इसमें भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों की सूची में 53rd जो है कि क्या हुआ है, पोजीशन प्राप्त हुआ है, अर्थात 117 देशों की सूची में 53वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो बहुत अच्छा नहीं है, संतोषजनक कह सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का लोकतांत्रिक संरचना है, वह इस और अच्छे की उम्मीद करता है। सर्वे के लिए 0 से लेकर 100 के मान पर आपको अंक दिए जाते हैं। जैसा कि भारत को जो है कि इस सूची में क्या किया गया है, 53वां स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब है कि भारत को 100 अंकों में से कुछ अंक दिए गए होंगे। कितना अंक दिया गया है, इसको 49 अंक दिया गया है, अर्थात 50% अंक भी भारत को नहीं मिले हैं। और इसको किसके रूप में मिला है यह 49 अंक, केंद्रीय बजट की प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले इसको क्या मिला, 49 मार्क्स मिले हैं। कितने में से, 100 मार्क्स में से। और यही के साथ साथ जो है कि अगर आप देखें तो बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड को सबसे शानदार देश बताया गया है, और उसको 100 अंकों में से 87 अंक प्राप्त हुए। कल्पना करिए कि यह न्यूजीलैंड जब 87 पे है और वहाँ का जो बजट है वो बहुत अलग तरीके से तैयार किया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों से विचार मांगे जाते हैं, वह क्या चाहते हैं क्या नहीं। बजट होने के बाद न सिर्फ वो संसद में डिस्कस होता है बल्कि लोगों को बीच में डिस्कस होता है। तो कई तरीकों को अपनाने के बावजूद एक छोटा सा देश, उसके पास जबकि जनसंख्या कम है और बजट पर हर तरह की डिसीजन लेने के लिए लोगों के बीच में सरकार जा सकती है, तब उसको 87 जो है कि अंक प्राप्त हुए। अगर वहीं भारत की तुलना यहाँ के पड़ोसी जो मुल्क हैं उनसे करें तो पाकिस्तान को बहुत खराब अंक 28 अंक मिले हैं, चीन को तो और खराब 19 अंक मिले हैं, बांग्लादेश को 36 अंक, श्रीलंका जो कि लगभग भारत के ही पास है उसको 47 अंक मिले हैं, म्यांमार को 28 अंक मिले हैं, और ठीक इसी तरह नेपाल को 41 अंक मिले हैं। तो देखिए श्रीलंका और नेपाल जो भारत के समकक्ष में, वहीं म्यांमार और अगर पाकिस्तान को आप देखें तो एक बराबर हैं, अर्थात 28 अंक प्राप्त हुए हैं। बड़े विकासशील देशों की सूची में भारत का स्थान अच्छा है। बड़े विकासशील देशों में कौन आता है, आपका भारत आता है, चीन आता है, ब्राज़ील वगैरह आते हैं। तो इसके हिसाब से भारत का रैंक ठीक है, लेकिन फिर भी ये और अच्छा हो सकता था। 2015 में जो ये सर्वे आया था और 2017 में जो सर्वे आया था, तो उससे अगर हम तुलना करें तो 2015 के सर्वे में, जो 2015 का जो सर्वे था उसमें जो है कि भारत को 46 और
2017 में जो सर्वे आया था उसमें 48 अंक जिसको प्राप्त हुए थे, अर्थात वर्तमान अंक से एक जो है कि कम। और इस बार कितना मिला है, 49 अंक इसको मार्क्स इसको प्राप्त हुए। यह सर्वे कुल मिला के बताता है कि हमने जो बजट की प्रक्रिया है उसमें बहुत कुछ सुधार नहीं किया है। जैसे यहाँ पे यह इसलिए ज़रूरी है, यह लाइन जो लिखी गई है दरअसल वह इस वजह से है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि बजट प्रक्रिया उसकी पारदर्शी नहीं है, कई प्रकार के घोटाले होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें आती थी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो देखिए 2015 के बाद से लेकर अभी भी क्या है, बहुत कुछ परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह सर्वे यह कहना चाहता है कि सरकारें जरूर हमारे यहाँ परिवर्तित हुई हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका परिवर्तित नहीं हुआ। सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि प्री बजट स्टेटमेंट की जो हमारे यहाँ जैसे इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा आपने, हमेशा जारी अब नहीं किया जा रहा, तो इसके वजह से इसकी अनुपस्थिति, प्री बजट स्टेटमेंट की अनुपस्थिति, और साथ ही साथ 2018-19 की जो वित्तीय वर्ष में जो छमाही समीक्षा नहीं की गई थी बजट की, और जब समीक्षा नहीं की जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि बजट को से जो उम्मीदें की गई थी, बजट जिस लिए लाया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसके वजह से भारत को थोड़ा सा स्कोर कम प्राप्त हुआ है, अन्यथा यह ज़्यादा हो सकता था। अर्थात समय समय पर इकोनॉमिक सर्वे आता रहे, हमेशा जो है कि बजट का जो है कि समीक्षा होता रहे, तो ये अच्छा भारत का रैंकिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकती है। भारत के संदर्भ में यह भी सुझाव दिया गया है कि बजट की प्राथमिकता निर्धारण में लोगों की भागीदारी को और बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि अभी काफ़ी कम है। साथ ही साथ एक फ्री बजट स्टेटमेंट लोगों के सामने रखकर सरकार को अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक स्पष्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को बजट में कैसे वो इन्वॉल्व हो सकें, कैसे अपनी भागीदारी बढ़ा सकें, इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। और इसी चीज़ को पूरा उद्घाटित किया गया है ओपन बजट सर्वे में, किसके द्वारा लाया गया, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।